अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस पार्ट 5 में। वैसे चैप्टर बहुत बड़ा है, क्लास 10th का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से यूरोप में जितनी भी कंट्रियां हैं, वैसे तो यूरोप में बहुत सारी कंट्रियां हैं पर इन सब में नेशनलिज्म कैसे आता है। इससे पहले वाले पार्ट में आपने इटली के यूनिफिकेशन पे फोकस करा था जो बहुत ही क्रिटिकल था, लेकिन कैसे न कैसे करके यहाँ पर हमने देखा कि रेवोल्यूशन हुआ और पूरा इटली जो है यूनिफाइड हो गया। आप वीडियो लेक्चर सीरीज के 5वें पार्ट में आगे जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने हमारा गूगल प्ले स्टोर का ऐप डाउनलोड जरूर करा होगा। इस ऐप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अकाउंट के साथ भी जुड़ सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कहानी आगे बढ़ती है। अब देखो, हमने ना एक चीज पढ़ने की ये कोशिश करी थी, अगर आपको याद हो तो हमने सारी कहानी तो वैसे हमारी 1815 से ही शुरू हो रही है। उस टाइम पीरियड पे आपको पता है ट्रीटी ऑफ वियना कॉन्फ्रेंस हुआ था और ट्रीटी ऑफ वियना कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जो फ्रांस की कंट्री को झेलनी पड़ी थी, जिनमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पूरी की पूरी फ्रांस के अंदर वही बर्मन डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट कर दी गई जो 1789 की क्रांति से पहले थी। और ये सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक हमें देखने को मिली। अब हुआ क्या कि 1830 के अंदर हर 100 सालों में, 20 सालों में, 10 सालों के अंदर 15, मतलब क्रॉप फेलियर की वजह से ना कहीं हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट होने के चांस इसी टाइम पीरियड पे होते हैं। इसी टाइम पीरियड पे नहीं, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड पे होते हैं। लेकिन 1815 में जैसे ही बर्मन डायनेस्टी की री एस्टैब्लिशमेंट हुई तो उस टाइम से लेकर 1830 तक पूरे फ्रांस की कंडीशन अच्छी नहीं चल रही थी। तो आप ये कह सकते हैं कि 1830 1830s were the year of great economic hardship in the Europe. There was a huge growth in the population in the first half of the 19th century. Number of unemployed has increased manifold. There were large scale migration from urban areas to rural areas to urban areas. Such migration lived in the overcrowded slum in the city. अब हो गया भाई, देखो जब क्रॉप फेलियर होगा तो ऑफ कोर्स लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। जब गांव के अंदर लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है तो लोग गांव से शहरों की तरफ निकल के आएंगे और शहरों के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगी कि जो शहर है ना वो ओवर क्राउडेड हो जाएंगे और ऑफ कोर्स हर किसी को खाने की जरूरत है। तो आप ये कह सकते हो कि जहां पे पहले ग्रीजिंग लैंड लोगों के पास थी, वहीं पे अब ग्रीजिंग लैंड क्रॉप फेलियर होने की वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं और वो शहरों के अंदर आके बस रहे हैं ताकि वो अच्छा पैसा कमा सके और जो उनको कठिनाई और भूख का सामना करना पड़ रहा है ना वो ना करना पड़े। क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे ही 1815 के अंदर बर्मन डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट होती है तो टैक्स वाला सिस्टम दोबारा चालू हो जाता है कि थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स पे करने की जरूरत है। तो आप खुद सोचिए कि जो जनता इतने सालों से टैक्स फ्री हो गई थी, टैक्स के बारे में सोच रही थी कि ठीक है टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर दोबारा वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ आप सभी लोगों को कि सच माइग्रेशन हो रहा है कि मतलब जहां पर ओवर क्राउडेड प्लेसेस होती चली जाएगी, इंसान रोटी कपड़े मकान की तलाश में रूरल इलाके से अर्बन इलाके की तरफ माइग्रेट करेगा। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि टैक्स पे करने वाले लोगों की कहानी, क्योंकि बर्मन डायनेस्टी की जिस तरीके से रीस्टैब्लिशमेंट हो जाती है तो वहां पे अब उन्हीं लोगों को टैक्स पे करने की प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है क्योंकि एट द टाइम ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इंग्लैंड वर मोर एडवांस्ड देन इन द पार्ट ऑफ द यूरोप, हैंस द चीफ मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड gave stiff competition to small producer in the town of the other European countries. अब जैसे कि जहाँ पे फ्रांस के अंदर जो लोकल लोग अपना सामान बनाते होंगे, घर के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करते होंगे, वहीं पे अब यूरोप से बहुत सारे सामान इंडस्ट्री से बन के आ रहे हैं और बहुत सस्ते दामों में बन के आ रहे हैं। तो जो स्मॉल लेबर पर फार्मर्स होंगे या छोटे लेवल पे किसान होंगे जो अपने हैंडमेड घर के अंदर काम भी करते होंगे, तो उनका भी एक तरीके से बिजनेस छिनना चालू हो गया। तो यहाँ से इकोनॉमिक हार्डशिप इतनी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है कि उसके बाद लोगों का जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, जो निम्नतम लेवल पे जीने वाले लोग होते हैं, उनकी भी लाइफ खत्म होने लग जाती है। इस वजह से इस पार्ट का नाम जो लिखा हुआ है कि हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवॉल्ट। अगर किसी व्यक्ति को भूख लगेगी तो ऑफकोर्स उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और उसकी वजह से फिर हमें रिवॉल्ट, राजा के खिलाफ रिवॉल्ट देखने को मिलेगा। सेम ऐसा ही होता है, सेम यही सीरीज फ्रांस में होती है। 1815 के अंदर ट्रीटी ऑफ वियना होती है और ट्रीटी ऑफ वियना होते ही देखते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कम होने लग जाती है और ऑफ कोर्स उससे लोगों के जीवन पे बहुत फर्क पड़ता है। देन फाइनली यूरोप के जो निम्नतर क्लास के लोग थे, जो थर्ड लेवल पे लोग थे, अब उन लोगों ने दोबारा से बगावत करने लग गए, जैसा सेम एज यूजुअल कहाँ पे हुआ था अगर आपको याद हो, 1789 में 14 जुलाई
1789 के अंदर जब रिवॉल्ट होता है और राजा को हटा दिया जाता है, फ्रांस की क्रांति की डेट है ये, तो उसी सेम टाइम पीरियड पे यूरोप के अंदर जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है, यानी कि पैसे वाली फैमिली, मिडिल जो पैसे वाली फैमिली है, वो ऑफ कोर्स छोटे लेवल के लोगों को, किसान को, छोटे आर्टिशंस को, इनको हमेशा दबा के रखने की कोशिश करेगी। और ऊपर से इन लोगों को टैक्स पे करना पड़ रहा है, खाने को ढंग से मिल रहा नहीं है, छोटे मोटे इनके जो बिजनेस थे वो भी खत्म होते जा रहे हैं। दैट इज वाई आप यहाँ पे देखोगे कि अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट कपल्ड विद प्राइस राइज इन द फूड लेट द पॉपुलिज्म इन द टाउन इन द कंट्री। और क्योंकि लोगों को जब खाने को नहीं मिल रहा है तो सामान महंगा होता जा रहा है और साथ साथ में जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए हम देखते हैं कि उस टाइम पीरियड पे फाइनली रिवॉल्ट होता है। आप ये देख सकते हो, द ईयर ऑफ 1848 वाज वन ऑफ द सच बैड ईयर बिकॉज द शॉर्टेज ऑफ फूड and the high level of unemployment. The popular of the Paris came out of the road and protest was such at the large scale that Louis Philippe had to flee. अब ये वाली कहानी आपको थोड़ी समझनी है and this is based on the NCERT. अब क्या कहानी क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता था कि नेपोलियन हारता है। नेपोलियन किस टाइम पीरियड पे हारता है? 1815 के अंदर हार जाता है। नेपोलियन के हारने के बाद जस्ट 1830 से लेके 1848 तक किस व्यक्ति को रखा जाता है? या तो लुई 17 रहता है या चार्ल्स 10 रहता है पावर के अंदर फ्रांस में। अब जैसे ही इनके टाइम पीरियड पे खाना महंगा हो गया, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, टैक्स ऑफ कोर्स इन लोगों को ही पे करना पड़ा था, स्टेट के लोगों को। तो उसी टाइम पीरियड पे 1948 के अंदर फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी का एक नया राजा बनाया जाता है जिसका नाम लुइस फिलिपी था। अब इसी के टाइम पीरियड पे रिवॉल्ट हो जाता है और जैसे ही रिवॉल्ट होता है तो लुइस फिलिपी को पूरे फ्रांस से भागना पड़ता है। रीज़न क्या था? क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे कि आपके मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के टाइम पीरियड पे लुइस 16 का गला काट दिया गया था, सेम ऐसा ही लुइस फिलिपी के साथ भी हो सकता था। बट यहाँ पे आप देखोगे कि जहाँ क्रांति 1789 में हुई थी, वहाँ क्रांति अब दोबारा 1848 के अंदर हो रही है, कई सालों के बाद। अब ये फ्रांस का वो लास्ट बैटल है, ये फ्रांस का वो लास्ट रिवॉल्ट है जिस टाइम पीरियड में जनता परेशान हो गई और जनता कहती है कि अब हमें राजा का शासन नहीं चाहिए, अब हमें पूरी तरीके से एक ऐसी पार्लियामेंट चाहिए जहाँ पे जनता के द्वारा इलेक्टेड कोई पर्सन हो, वो जनता की समस्याओं को सुन सके। सो दैट इज, आप देखोगे कि उसी टाइम पीरियड पे राजा के भाग जाने के बाद एक नई असेंबली बनाई जाती है पूरे फ्रांस के अंदर और 21 साल की उम्र राइट टू वोट बनाया जाता है और उसका नाम रखा जाता है नेशनल असेंबली। ये वही नेशनल असेंबली है जो आज से कई साल पहले फ्रांस के अंदर बनाई गई थी, बट वो उस समय राजा के द्वारा चलाई जा रही थी और ये नेशनल असेंबली इस टाइम पीरियड पे जनता के द्वारा चलाई जाएगी। उस टाइम पीरियड पे जब नेशनल असेंबली बनाई गई थी उस समय एक्टिव और पैसिव दो टाइप के सिटीजन थे। जो टैक्स पे करते थे सिर्फ वही वोट डालते थे, लेकिन इस टाइम पीरियड पे 1848 में जो नेशनल असेंबली बनाई जा रही है, इस टाइम पीरियड पे सभी लोग वोट डालेंगे क्योंकि अब लुइस फिलिपी नहीं रहा। तो आप लोगों को एक टाइमलाइन याद रखनी पड़ेगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो टाइमलाइन क्या है? ये कि नेपोलियन लास्ट राजा था, उसके बाद लुइस 17 आया, देन चार्ल्स 10, देन लुइस फिलिपी फर्स्ट, उसके बाद नेशनल असेंबली आ जाती है और फिर फ्रांस जाके आज़ाद हो जाता है। अब जैसे ही ये इफेक्ट फ्रांस के अंदर हमें देखने को मिलता है तो दूसरी कंट्री में भी हमें यही चीज़ हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि दूसरी जगहों पे भी राजा का शासन चल रहा था और दूसरी जगहों पे भी सेम ऐसी ही कहानी हमें देखने को मिल रही थी कि जो राजा होता है वो जनता से टैक्स लेता है, वेल्दी क्लास मजे मार रही होती है, क्लर्जी भी टैक्स ले रहे होते हैं और जब फ्रांस के लोग रिवॉल्ट कर देते हैं तो आसपास की कंट्री में ही मैसेज चला जाता है। कहाँ कहाँ जाता है अगर आप देखो तो इसी टाइम पीरियड के अंदर एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल, यानी कि शिक्षित मध्यम वर्ग व्यक्ति, वो क्या करता है? वो जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, पोलैंड के अंदर और ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, ये पूरा इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे इलाके के अंदर अब क्रांति होना चालू हो जाएगी क्योंकि इस पूरे इलाके में क्रांति फ्रांस की क्रांति के बाद ही हुई। आपने 4th पार्ट में इटली के रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि इटली में क्रांति क्यों हुई थी, उसका पीछे यही रीज़न था। तो इस पार्ट के अंदर हम जर्मनी देखेंगे कि जर्मनी के अंदर क्रांति कैसे होती है। मतलब आपको अगर फ्रांस का पता चल गया कि फ्रांस में जब ये लुइस फिलिपी भाग जाता है और नेशनल असेंबली आ जाती है तो सेम यही मैसेज
उनके पड़ोसी देशों पे जाता है, क्योंकि वहां पे भी राजा का शासन ही चल रहा था। तो कहानी कैसे शुरू होती है? कहानी ऐसे शुरू होती है कि जर्मन के अंदर, जर्मन का पुराना नाम पर्शिया होता है, और पर्शिया के कुछ पढ़े लिखे ग्रुप, पढ़े लिखे समझदार लोग, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिबरल्स पीपल, लिबरल्स मिडिल क्लास पीपल, जिन्हें हम उदार मध्य वर्ग लोग बोलते हैं। अब इन्होंने भी यही डिमांड करनी चालू करी कि जिस तरीके से फ्रांस में नेशनल असेंबली बनी है, जिसमें जनता के वोटों के द्वारा कोई भी व्यक्ति चुना जाएगा और वो लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा, सेम सेम ऐसा ही पर्शिया के अंदर भी होता है कि जो लिबरल पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि नेशनल असेंबली बननी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, और जिससे पूरा जर्मनी या यानी कि पूरा पर्शिया जो है वो एक ही भाषा में कन्वर्ट होगा और फिर वहां पे क्रांति लाई जा सकती है। तो इस तरीके से ऑफ कोर्स शुरुआती समय में राजा तो नहीं मानेगा, लेकिन शुरुआती समय में राजा नहीं मानेगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते कुछ कुछ स्टेप लिया जाएगा। तो क्योंकि पर्शिया बहुत बड़ा था, अगर मैं आपको मैप दिखाने की कोशिश करूं, पर्शिया लगभग ये पर्शिया वाला पार्ट है, अगर आप देखो तो ये पूरा पर्शिया वाला पार्ट है। इस पूरे पर्शिया के अंदर अगर आप देखते हो यहाँ तक पर्शिया है, तो अभी ये जर्मनी नहीं है, इसके कुछ ही पार्ट के अंदर जर्मन्स है, जबकि ये वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया है और ये वाला पार्ट हंगरी है। और आने वाले कुछ समय के बाद ये पूरा का पूरा पार्ट जो है जर्मनी बन जाएगा। लेकिन जर्मनी बनने के लिए भी एक स्टेप की जरूरत है। वो स्टेप क्या है? वो स्टेप यहाँ से शुरू होता है। वो स्टेप है यहाँ से का ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यानी कि जर्मनी के पढ़े लिखे समझदार लोग जिन्होंने कहा कि पर्शिया के अंदर जिन पार्ट पे कुछ जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं या कुछ स्टेट्स जो जर्मन बोलती है, उन सबको मिलकर एक ऐसी पार्लियामेंट बनाने की जरूरत है जो जनता के अधिकार के लिए लड़े। तो वो सबसे पहली बार कब बनाई गई थी? वो बनाई गई थी 18 मई 1848 के अंदर। इस पार्लियामेंट का नाम था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये पर्शिया के उस पार्ट में बनाई गई थी जहां पर सबसे ज्यादा जर्मनी बोलने वाले लोग रहते हैं। ये एक पॉलिटिकल एसोसिएशन था, मतलब एक तरीके से ग्रुप बनाया गया, और इसमें यह कहा गया कि जितने भी जर्मन स्पीकिंग पीपल है उनके अधिकार के लिए हम सभी लोग मिलके फैसला लेंगे, और जितने भी जर्मन वाला प्लेस है इन सभी के लिए एक राजा का अपॉइंटमेंट करा जाएगा, जो जनता के वोटों के द्वारा ही चुना जाएगा। होगा राजा ही, पर एटलीस्ट पार्लियामेंट तो होगी, क्योंकि फ्रांस के अंदर तो पार्लियामेंट थी ही नहीं, राजा का शासन ही चलता था, इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। आज भी यूके के अंदर पार्लियामेंट है, लेकिन फिर भी राजा का शासन है, लेकिन देश सही तरीके से चल रहा है। सेम ऐसा ही उस टाइम पीरियड पे पर्शिया के उन स्टेट्स में एक पार्लियामेंट बनाई गई जहां पे जर्मन स्पीकिंग पीपल ज्यादा थे। तो क्या करा गया? करा यही गया कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई गई, और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाने के बाद ये वही मिडिल क्लास पीपल है जो बहुत अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोस्पीरियस ग्रुप के लोग हैं, जो सिटी के अंदर आते हैं, एक शहर के अंदर आते हैं, फ्रैंकफर्ट शहर में आते हैं, और फ्रैंकफर्ट शहर में आने के बाद जनता को राइट टू वोट देते हैं। जनता वोट डालती है, और वोट डालने के बाद फ्रैंकफर्ट में कुछ चुनिंदा लोगों का चुनाव होता है जो जर्मनी भाषा बोलने वाले लोगों के वेलफेयर के बारे में लॉ बनाएंगे। तो ऐसे में ये फ्रांस की क्रांति की वजह से यहाँ पे जर्मनी में स्टेप लिया जाता है। तो आप ये देखोगे चर्च ऑफ सेंट पॉल एक जगह है जहां पर सबसे पहली बार ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई गई, और यहाँ पे संविधान बनाने की शुरुआत हो जाती है पर्शिया के उस पार्ट में जहाँ पे जर्मनी स्पीकिंग पीपल ज्यादा होते हैं। अब ये जो पार्लियामेंट बनाई जाती है ना, इसके अंदर टोटल 831 लोगों का अपॉइंटमेंट होता है। आज भी हमारे भारत में लोकसभा राज्यसभा हमें देखने को मिलती है। लोकसभा के अंदर कितने लोग हैं, राज्यसभा के अंदर कितने लोग हैं, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी देश के अंदर वैसे भी इलेक्शन चल रहा है। अब ये जो पार्लियामेंट बनाई गई है ना, ये पार्लियामेंट सिर्फ जर्मन बोलने वाले लोगों के लिए है, और जर्मनी लोगों ने ही वोट डाला है, और जिनके वोटों के थ्रू 831 लोग चुने गए हैं। और ये कब हो रहा था? 18 मई 1848 के अंदर। इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद था संविधान बनाया जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट होगा जब भी संविधान बनेगा, और ये जो संविधान बनाया जाएगा ये संविधान अभी राजा के अंडर में ही होगा, लेकिन वो जर्मनी के लोगों का राजा होगा, लेकिन वो संविधान को मानेगा। सेम वैसा ही जैसा फ्रांस में नेपोलियन था। अब एक राजा बनाने की बात होती है, और राजा का नाम क्या था? फ्रेडरिक विलियम IV। ये फ्रेडरिक विलियम IV पर्शिया का राजा था, मतलब क्योंकि पर्शिया तो बहुत बड़ा था, तो पर्शिया के राजा को ऑफर करा गया कि भैया आप आइए, और जितने भी जर्मन स्टेट्स है ना
उन सभी के लिए राजा का एक नेतृत्व करिए, लीडरशिप आप अडॉप्ट कर लीजिए। लेकिन ये जो फेडरिक विलियम फोर्थ जो होते हैं वो मना कर देते हैं, मतलब द लिबरल मूवमेंट वर सप्रेस्ड बाय द कंजर्वेटिव फोर्स बट द ओल्ड ऑर्डर कुड नॉट बी रिस्टोर। फेडरिक विलियम फोर्थ जो थे उस टाइम पीरियड पे पर्शिया के किंग थे, और वो अगर चाहते तो वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और जब वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उस टाइम पीरियड पे पर्शिया के चीफ मिनिस्टर कौन थे? ऑटोमन बिस्मार्क। जैसे अगेन मैंने कहा कि हर किसी कंट्री के अंदर बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं जो पूरे भारत का, पूरे जर्मनी का, इटली का, हर एक अपनी कंट्री का यूनिफिकेशन करते हैं, मतलब एकीकरण करते हैं। आपने इटली के बारे में गिउसेपी गैरिबाल्डी सुना होगा। हमारे इंडिया के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और वियतनाम में हो चिन मिन है, उसके बाद चाइना के अंदर माओ जुदोंग है। ऐसे बहुत विजनरी लीडर हैं जिन्होंने बहुत तगड़े सेक्रीफाइस करे। तो ऑटोमन बिस्मार्क उनमें से एक ही है। वो चीफ मिनिस्टर थे पर्शिया के, और वो आर्किटेक्ट ही बोले जाते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन को लिए, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पीरियड में पर्शिया की आर्मी की मदद ली, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहियों की मदद ली, और उन्होंने 7 साल तक 3 युद्ध लड़े, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। क्योंकि पूरा पर्शिया जो था कुछ जर्मनी के हिस्सों में था, कुछ फ्रांस के हिस्सों में था, कुछ आपके डेनमार्क के हिस्सों में था, कुछ ऑस्ट्रेलिया के अंडर में था। तो ऐसे में जो ऑटोमन बिस्मार्क हैं वो वॉर लड़ते हैं, और आप वॉर देख सकते हो 1860s के टाइम पीरियड पे चीफ मिनिस्टर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ प्रेसिडेंट भी थे, और ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत सारे वॉर लड़ने के बाद पर्शिया का ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, कुछ ये वाला पार्ट, कुछ ऑस्ट्रो हंगरी का पार्ट। तो ऐसे पार्ट को इन्होंने एक करा, और एक करने के बाद पूरे के पूरे जर्मनी के अंदर 1871 तक आते आते पूरा जर्मनी यूनिफाइड कर दिया, और पूरी जर्मनी के लिए एक कॉमन नेशन स्टेट बना दिया। मतलब एक टाइम पे जब ये पूरा पर्शिया अलग था, और इसमें डेनमार्क, फ्रांस, ऑस्ट्रो हंगरी और जर्मन 4 हिस्सों के अंदर ये डिवाइड था। लेकिन जर्मन रीजन के लोगों ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया, और पर्शिया के चीफ मिनिस्टर ने पूरा का पूरा पर्शिया जो था वो जर्मन में कन्वर्ट करवा दिया। इस तरीके से ऑटोमन बिस्मार्क को आज तक कोई नहीं भूलता है, क्योंकि ऑटोमन बिस्मार्क वन ऑफ द डेड चीफ आर्किटेक्ट टू मेक द जर्मन रीजन या नेशन स्टेट, आप कुछ ही बोल सकते हो। तो इस तरीके से फाइनली जब पूरा का पूरा जर्मनी एक हो जाता है, और जर्मनी एक होने के बाद, क्योंकि फेडरिक विलियम ने तो मना कर दिया कि उन्होंने कहा हम राजा नहीं बनेंगे, देन फिर फाइनली यहाँ पे विलियम फर्स्ट जो है वो जर्मनी के राजा बनाए जाते हैं, और वर्साइल फ्रांस की एक जगह होती है, वहाँ पे सेरेमनी होती है, और 1871 के अंदर फाइनली पूरा का पूरा जर्मनी, पर्शिया जो था जर्मनी में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद पूरी जर्मनी के अंदर नई तरीके से नई फिलॉसफी को शुरू करा जाता है। जैसे नए जर्मनी का एक नया कॉइन, नया सिक्का, यानी कि मार्क करके करेंसी बनाई जाती है, बैंकिंग सिस्टम, लीगल स्टेटमेंट, जुडिशरी सिस्टम, सब कुछ जैसे पहले पर्शिया के अंदर था, कुछ चेंजेस करके अब जर्मनी के लोगों के लिए बना दिया जाता है, क्योंकि भाई जर्मनी अब नया कंट्री बन चुका है। तो इटली की स्टोरी आपने सुन ली, जर्मनी की स्टोरी सुन ली, अब आप यूके की स्टोरी, बाल्कन स्टेट की स्टोरी इस चैप्टर में पढ़ोगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द यूरोप, यानी कि पूरे यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे होती है। अब ये विलियम फर्स्ट एक राजा थे। अब राजा को हटा के प्रॉपर संविधान कब लाया जाता है, ये आप जब कॉलेज के वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको वहां पता चलेगा, लेकिन क्लास 10th के अंदर इतना ही है। एंड आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी कि पूरी तरीके से जो जर्मन है उसका यूनिफिकेशन कैसे हुआ। अधिक जानकारी के लिए आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि इस ऐप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सीरीज के साथ। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।